प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड ABST पेपर फेस्ट के इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पूंजी संपत्तियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, और नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों का अर्थ सामान्यतः ऐसी संपत्ति, पूंजी संपत्ति जो हस्तांतरण से पूर्व करदाता के स्वामित्व में 36 माह या अधिक अवधि के लिए रही हो, 36 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हो, उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहा जाता है। परंतु निम्न व्यवहारों को निम्न संपत्तियों को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति उसी दशा में माना जाएगा जबकि ये संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हो। इसमें नंबर 1 है, भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित समता या पूर्व अंश। नंबर 2 है UTI की यूनिट्स एवं अन्य भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित प्रतिभूतियां जैसे ऋण पत्र, बॉन्ड्स, सरकारी प्रतिभूतियां इत्यादि। नेक्स्ट इसमें आता है समता उन्मुख पारस्परिक कोष की यूनिट्स, और नेक्स्ट इसमें आता है शून्य कूपन बॉन्ड। परंतु निम्न संपत्तियों को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति उसी दशा में कहा जाएगा जबकि ये संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 24 माह या से कम अवधि के लिए रही हों। कंपनी के असूचित अंश समता अथवा पूर्वाधिकार और भूमि, भवन या दोनों अचल संपत्तियां। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाता है, और इसी प्रकार से अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को अल्पकालीन पूंजी हानि कहा जाता है। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सामान्यतः दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति शास्त्र ऐसी पूंजी संपत्ति से होता है जो हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो, परंतु भारत में किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित अंशों एवं सूचित प्रतिभूतियों, UTI की यूनिट्स, समता उन्मुख पारस्परिक कोष की यूनिट्स तथा शून्य कूपन बॉन्ड दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति उसी दशा में कहा जाएगा जबकि ये अंश, यूनिट्स, प्रतिभूतियां, बॉन्ड्स हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो। परंतु कंपनी के असूचित अंशों अथवा भूमि या भवन या दोनों अचल संपत्तियों को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति उसी दशा में माना जाएगा जबकि ये अंश या ऐसी अचल संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से अधिक अवधि के लिए रहे हों। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहा जाता है तथा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली हानि को दीर्घकालीन पूंजी हानि कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे संपत्ति की रहने की अवधि का निर्धारण, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड्स ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट। प्रिय विद्यार्थियों, कोई पूंजी संपत्ति करदाता के पास कितनी अवधि के लिए रही है, इस तथ्य का निर्धारण करते समय धारा 242A में वर्णित निम्न प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 है, समापन गई हुई किसी कंपनी के अंशों की दशा में उस कंपनी के समापन जाने की तिथि के बाद की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 2 है, यदि कोई संपत्ति किसी करदाता को धारा 49(1) में वर्णित दशाओं के अंदर प्राप्त हुई है तो पूर्व स्वामी के पास ये संपत्ति जितनी अवधि के लिए रही है उस अवधि को शामिल कर लिया जाएगा। नंबर 3 है, व्यापारी रहतिये को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की दशा में ऐसी पूंजी संपत्ति को रखने की अवधि की गणना इसकी पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किए जाने की तिथि से की जाएगी। यदि किसी करदाता को एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनी के अंश प्राप्त हुए हैं तो इन अंशों की अवधि निर्धारित करने के लिए उस अवधि को भी शामिल कर लिया जाएगा
जिस अवधि के लिए करदाता के पास एकीकृत होने वाली कंपनी के अंश रहे हो। यदि कोई वित्तीय संपत्ति किसी करदाता ने उस वित्तीय संपत्ति को अभिदान करने के अधिकार के कारण प्राप्त की है अथवा इस संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त की है जिसके पक्ष में करदाता ने इस संपत्ति को अभिदान करने का अधिकार त्यागा है, तो ऐसी संपत्ति की अवधि की गणना ऐसी संपत्ति की आवंटन की तिथि से की जाएगी। ये विद्यार्थियों, अब हम ट्रांसफर की परिभाषा की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यदि कोई पूंजी संपत्ति का अगर उसमें ट्रांसफर या हस्तांतरण होता है तो ही उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाती है। तो धारा 247 के अनुसार पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण में निम्न व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1 है पूंजी संपत्ति का विक्रय, विनिमय अथवा परित्याग। नंबर 2 पूंजी संपत्ति से संबंधित अधिकारों की समाप्ति। नेक्स्ट है पूंजी संपत्ति का किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण। नेक्स्ट है पूंजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन। नेक्स्ट है शून्य कूपन बॉन्ड की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर उसका शोधन। नेक्स्ट है ऐसा कोई व्यवहार जिससे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में की धारा 53 में वर्णित अनुबंध की आंशिक पूर्ति करने पर अचल संपत्ति के कब्जे का अधिकार मिल जाए अथवा कब्जा बनाए रखने दिया जाए। नेक्स्ट है सहकारी समिति, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति देना या उसके प्रयोग का अधिकार देना। नेक्स्ट है पूंजी संपत्ति के नष्ट होने पर बीमाकर्ता से धनराशि की प्राप्ति। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अथवा समता अंशों में परिवर्तन। नेक्स्ट इसमें आता है कंपनी द्वारा अंश पूंजी में कमी करने पर अंशधारी को उसके अंशों के एक भाग के लिए धनराशि प्राप्त होना। नेक्स्ट है किसी साझेदार द्वारा फर्म को अपने हिस्से की पूंजी के लिए पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। नेक्स्ट है किसी व्यावसायिक उपक्रम या पूंजी संपत्ति सहित एक मुश्त विक्रय। और नेक्स्ट आता है इसमें खनन संबंधी पट्टे को प्रीमियम पर प्रदान करना। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य अचल संपत्ति का हस्तांतरण दस्तावेजों के पंजीकरण पर पूर्ण होता है, परंतु संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53(1) की निम्न शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो पूंजी लाभ के उद्देश्य से अचल संपत्ति का हस्तांतरण पूर्ण हो जाता है, चाहे भले ही संपत्ति का पंजीकरण नहीं हुआ हो। अनुबंध लिखित होना चाहिए। हस्तांतरित ने प्रतिफल का भुगतान कर दिया है अथवा वह अनुबंध के उसके भाग के निष्पादन के लिए तैयार है। हस्तांतरित ने संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है। अब हम ऐसे व्यवहारों पर चर्चा करेंगे जिन्हें हस्तांतरण की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाए, अर्थात निम्न व्यवहारों को धारा 47 के अनुसार हस्तांतरण नहीं माना जाता है। नंबर 1 है हिंदू अविभाजित परिवार के संपूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का वितरण। नेक्स्ट है भेंट, वसीयत अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह पूंजी संपत्ति ऐसे अंशों, ऋणपत्रों या वारंटों के रूप में है जिन्हें एक कंपनी के द्वारा किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को आवंटित किया गया था तथा यह योजना केंद्र सरकार द्वारा इस आशय के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बनाई गई थी, तो उस दशा में ऐसे अंशों, ऋणपत्रों या वारंटों के उपहार या अखंडनीय प्रन्यास के अंतर्गत किए गए हस्तांतरण को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा तथा पूंजी लाभों की गणना की जाएगी और पूंजी लाभों को योग्य माना जाएगा। नंबर 3 है एक सूत्रधारक कंपनी द्वारा उसकी सहायक कंपनी को अथवा सहायक कंपनी द्वारा सूत्रधारक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते सहायक कंपनी की संपूर्ण अंश पूंजी सूत्रधारक कंपनी पास है तथा हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट है एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण बशर्ते जिस कंपनी को हस्तांतरण हो रहा है वह एक भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट आता है इसमें एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एकीकृत होने वाली कंपनी के अंशधारी द्वारा इस कंपनी के अंशों का हस्तांतरण बशर्ते हस्तांतरण एकीकरण करने वाली कंपनी के अंशों के प्रतिफल में हुआ हो।
नेक्स्ट है एकीकरण करने वाली कंपनी एक भारतीय कंपनी हो। नेक्स्ट आता है इसमें एकीकरण की किसी योजना के अंतर्गत एकीकृत होने वाली विदेशी कंपनी द्वारा दायित्व किसी भारतीय कंपनी के अंशों का अथवा दायित्व किसी विदेशी कंपनी के ऐसे अंशों का जिनका मूल्य मुख्य रूप से भारतीय कंपनी के अंशों से बना हुआ है, पूंजी संपत्ति के रूप में एकीकरण करने वाली विदेशी कंपनी से को हस्तांतरित किया जाए। बशर्ते एकीकृत होने वाली विदेशी कंपनी के कम से कम 25% अंशधारी एकीकरण करने वाली विदेशी कंपनी में अंशधारी बने रहें एवं ऐसे स्थानांतरण पर उस देश में पूंजी लाभों का पर कोई कर नहीं लगाया जाता है जिस देश में एकीकरण करने वाली कंपनी का समावेशन हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को विदेश मुद्रा में क्रय किए गए बॉन्ड अथवा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का पूंजी संपत्ति रूप में विदेश में हस्तांतरण। नेक्स्ट आता है इसमें सरकारी प्रतिभूति जिस पर सावधि ब्याज का भुगतान किया जाता हो का हस्तांतरण एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को एक मध्यस्थ के माध्यम से भारत के बाहर किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट व्यवहार जिसको हस्तांतरण नहीं माना जाता वो है एक अनिवासी द्वारा दूसरे अनिवासी को भारतीय कंपनी द्वारा रुपये में जारी बॉन्ड का पूंजी संपत्ति रूप में भारत के बाहर किया गया हस्तांतरण। नेक्स्ट एक अनिवासी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के बॉन्ड धारा 115 AC फर्स्ट में वर्णित ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स GDR अथवा रुपये में जारी बॉन्ड या अन्य अधिसूचित प्रतिभूतियों का किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित प्रमाणित स्टॉक एक्सचेंज पर पूंजी संपत्ति के रूप में हस्तांतरण बशर्ते प्रतिफल का भुगतान विदेश मुद्रा में देय हो अथवा दिया गया हो। नेक्स्ट आता है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2015 के तहत जारी किए गए सोवरेन स्वर्ण बॉन्ड का एक व्यष्टि करदाता द्वारा शोधन करवाने पर होने वाला हस्तांतरण। नेक्स्ट सरकार अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय म्यूजियम, राष्ट्रीय कला गैलरी, राष्ट्रीय आर्चिज्म अथवा कोई सार्वजनिक म्यूजियम अथवा संस्था जिसे केंद्र सरकार ने राजकीय गजट में राष्ट्रीय महत्व अथवा किसी राज्य में प्रसिद्ध पूजा स्थल घोषित किया हो को हस्तांतरित कोई कलात्मक कार्य, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक संग्रह, पुस्तक, पांडुलिपि, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी आदि पूंजी संपत्ति। नेक्स्ट है किसी कंपनी के बॉन्ड, ऋणपत्रों, ऋणपत्र, स्टॉक तथा जमा प्रमाणपत्रों का उसी कंपनी के अंशों अथवा ऋणपत्रों में परिवर्तन। नेक्स्ट जिसको हस्तांतरण नहीं माना जाता वो है किसी कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का उसी कंपनी के समता अंशों में परिवर्तन द्वारा हस्तांतरण। नेक्स्ट एक गैर कंपनी करदाता द्वारा 31 को या इससे पूर्व भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता के रूप में संपत्ति का किसी कंपनी को उसके द्वारा आवंटित अंशों के रूप में हस्तांतरण। करदाता के लिए आवश्यक है कि वे इस प्रकार प्राप्त अंशों को सदस्यता के हस्तांतरण की तिथि से 3 वर्ष तक हस्तांतरित नहीं करें। यदि वह 3 वर्ष की अवधि में उनको हस्तांतरित कर देता है तो सदस्यता के हस्तांतरण वाले वर्ष में करमुक्त किया गया पूंजी लाभ उस गत वर्ष का पूंजी लाभ माना जाएगा जिसमें ऐसे अंशों का हस्तांतरण किया गया हो। इस प्रकार हमने मुख्य व्यवहारों का उल्लेख किया है जिनको हस्तांतरण नहीं माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे धारा 48 के अनुसार मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, पूंजी लाभों की गणना करने का तरीका। धारा 48 के अनुसार पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना करने के लिए किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त अथवा प्राप्य संपूर्ण प्रतिफल में से निम्न राशियाँ घटाई जाएंगी। नंबर 1, ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण किए गए वे जैसे दलाली, रजिस्ट्रेशन फीस, कानूनी व्यय आदि, परंतु केंद्र वर्ष 2005-6 से प्रतिभूति लेन देन कर को पूंजी लाभ शीर्षक की आय की गणना करने में नहीं घटाया जाएगा। नंबर 2 है करदाता को प्राप्त करने की लागत तथा इसमें यदि को सुधार करवाया गया तो सुधार की लागत, परंतु दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से दीर्घकालीन पूंजी लाभ होता है तो उपरोक्त 2 में उल्लेखित प्राप्त करने लागत और सुधार लागत के स्थान पर क्रमशः इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तथा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की राशि घटाई जाती है। इस प्रकार से सेल कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट में से 3 राशियाँ घटाई जाती हैं। नंबर 1 ट्रांसफर एक्सपेंसेस, नंबर 2 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और
और नंबर 2 कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस प्रकार से राशियाँ घटाने के पश्चात ये लाभ की गणना की जाती है और उसमें से धारा 54B, 54D, 54G, 54GA ये जो एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स हैं उनकी सूद घटाने के बाद में जो राशि बचती है उसको टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गणना किस प्रकार से की जाती है उसकी चर्चा करेंगे। तो सेल प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म के शेयर्स में से सबसे पहले ट्रांसफर से घटाए जाएंगे, जो बचेगा उसको नेट सेल खर्चे से कहा जाएगा। उसमें से दो चीज़ और घटाई जाती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये घटने के बाद में जो बचता है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और उसमें से धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA और 54GB ये जो विभिन्न धाराओं की जो कर मुक्तियाँ हैं वो घटाने के बाद जो शेष बचता है उसको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में जिन प्रावधानों का मैंने उल्लेख किया है या हमने चर्चा की है वो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए इस वीडियो का आप स्वयं देखें, सुनें और अपने साथियों को भी सुनने के लिए मोटिवेट करें, ताकि आपके लिए परिचय दृष्टि से और वैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। थैंक यू।